जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। मेरे भाई, आपको जैसा पता है कि रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। हम अब तक 3 चैप्टर अपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरी रीजनिंग के अंदर यहाँ से सिंगल चैप्टर से आपको लगभग 7 से यहाँ पर आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ही, हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग को ही रीजनिंग की जान माना जाता है। अब कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो अपने अल्फ़ाबेट्स थे उनकी प्लेस वैल्यू को याद किया था, उसी प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मेरे भाई, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग में बात करूं कि कितने प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो मेरे भाई यहाँ पर पहली आती है हमारी लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग बोल रहे हैं आप या अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग बोल रहे हैं, या जो हमारे लेटर से वर्ड बनती है उनकी कोडिंग होती है यहाँ पर, यानी कि लेटर कोडिंग। अगर दूसरी कोडिंग की बात करूं मेरे दोस्त, यहाँ पर तो दूसरी कोडिंग होती है आपकी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग के अंतर्गत आपको नंबर दिया होता है। लेटर कोडिंग के अंतर्गत आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, उन्हीं को किसी कूट भाषा में कुछ लिखा होता है और आपको एक अदर वर्ड दे दिया जाता है कि जिस प्रकार इस वर्ड को कूट भाषा में ये लिखा गया है तो इस वाले को आप कैसे लिखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेरे भाई, तीसरे टाइप की यहाँ पर कोडिंग होती है आपकी मिक्स कोडिंग। मेरे भाई, मिक्स कोडिंग, मेरे भाई टोटल 3 प्रकार की आपको यहाँ पर कोडिंग देखने को मिलती है। पहली होती है लेटर कोडिंग, दूसरी होती है नंबर कोडिंग, तीसरी होती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिखा हुआ है RAM, तो वो बोल देगा कि RAM किसी कूट भाषा में लिखा हुआ है SVN। तो मेरे भाई, आपको लिखना है PAR को हम, वो बोल रहा है सिंपली, उसने बोला कि एक वर्ड है राम, जिसको किसी कूट भाषा के अंतर्गत लिखा गया है SVN, तो आपको बताना है PAR, यानी कि पर को इसी कूट भाषा के अनुसार हम कैसे लिखेंगे। तो मेरे भाई, यहाँ से हमको एक लॉजिकल अपना कोडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर एक लॉजिकल कोडिंग के अंतर्गत इसमें एक रिलेशन होगा, उसको हमें पहचानना है और सेम उसी लॉजिक को इस वाले वर्ड पर लगा करके हमको अपना आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर के बाद आता है एस, यानी कि +1 यहाँ पर हो रहा है। अगर बात करूं ए के बाद बी, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। एम के बाद एन, यानी कि +1 यहाँ पर हो रहा है। यही लॉजिक है, जरूरी नहीं है कि +1 ही हो, यहाँ पर वो +1 कर सकता है, -1 कर सकता है, +1 कर सकता है, -1 कर सकता है, लेकिन जो भी करेगा उसका एक लॉजिक यहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से इस लॉजिक के अनुसार यहाँ पर SVN लिखा हुआ है, इसी हिसाब से हम P के बाद +1 करके Q, A के बाद +1 करके हम B और R के बाद +1 करके हम S लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर राम को किसी कूट के अंतर्गत या कूट भाषा में SVN लिखा जाता है तो पर को QBS लिखा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से समझेंगे इसको, पूरी चीज़ें समझेंगे मेरे भाई। इसमें टोटल आपके 7 प्रकार की कोडिंग
देख, वो 3 प्रकार तो हमारे हुए कि ये इस प्रकार के मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले टाइप की सीरीज यानी कि हमारी लेटर कोडिंग के अंतर्गत हमें टोटल 7 प्रकार की कोडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमको जो पहली कोडिंग है, पहली कोडिंग होती है जिसका नाम होता है फॉरवर्ड कोडिंग, यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग। दूसरी आपकी होती है बैकवर्ड कोडिंग, यानी कि आप बोल सकते हैं रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग। आपकी तीसरी होती है मेरे भाई यहां पर क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग। तो मेरे भाई अभी हम इन 3 प्रकार का करेंगे विश्लेषण के, इनको किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से एग्जाम में ये आएंगे। तो बहुत कम समय में हम इन क्वेश्चंस को इस प्रकार के फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग और क्रॉस कोडिंग को कैसे करेंगे। मेरे भाई फॉरवर्ड कोडिंग होती है आपकी, जैसे आपको कोई वर्ड दिया हुआ है, आपको लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उसका कूट लिखा हुआ है, कुछ भी आपका कुछ भी कूट लिखा हुआ है। तो जब इस पहले लेटर का पहले लेटर के साथ कोई संबंध होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, यानी कि सीधा लेटर में अपना कोई कनेक्शन होगा, कोई लॉजिक होगा या कोई भी चेंजेस एक दूसरे में हो रहे होंगे, तो उस प्रकार की कोडिंग को बोलते हैं हम फॉरवर्ड कोडिंग। अगर मैं बात करूं रिवर्स कोडिंग की, तो मेरे भाई रिवर्स कोडिंग के अंदर आपको देखने का मिलेगा कि आपको कोई भी वर्ड दिया होगा, यहाँ पर कोई भी वर्ड दिया होगा, उसके लेटर्स में यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसका रिवर्स तरीके से चेंज हो रहा होगा। यहाँ पर इसका इफेक्ट इस वाले पे पड़ रहा होगा, इस वाले का इस वाले पे पड़ रहा होगा, इसका इस पे पड़ रहा होगा, इसका इस पे पड़ रहा होगा और इसका इस पे पड़ रहा होगा। फॉरवर्ड कोडिंग में पहले लेटर का पहले पे ही पड़ता है, दूसरे का दूसरे पे। उसी प्रकार रिवर्स कोडिंग होती है, वहां पर पहले वाला लास्ट में और लास्ट वाला पहले वाले से कुछ ना कुछ संबंध, कुछ ना कुछ लॉजिक रखता है, उसी को हम कहते हैं रिवर्स कोडिंग। अगर मैं बात करूं कि क्रॉस कोडिंग कैसे होती है, तो आपको यहां पर भी कोई ना कोई वर्ड दिया होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको एक शब्द दिया होगा और उसका कूट लिखा होगा, कुछ ना कुछ होगा आपको दिया हुआ है। तो वहां पर कैसी कोडिंग हो सकती है, आपस में क्रॉस कोडिंग इस प्रकार से भी हो सकती है। आपको वो दूसरा कोई वर्ड भी दे सकता है, आपको कुछ भी वर्ड दे सकता है, वो इस प्रकार से भी कोडिंग कर सकता है कि इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इससे यानी कि ये क्रॉस कोडिंग के अंदर आपको क्रॉस पैटर्न देखने को मिलेगा। पहले इन 3 प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, फिर बाकी उसके आगे हम बाकी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई अगर यहां पर मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है चेयर, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चेयर। चेयर को किसी कूट के अनुसार लिखा गया है EJCKT। तो हमें बताना है कि हमारा टेबल इसी कूट के अनुसार क्या हुआ। मेरे भाई यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से CDE यानी कि +2, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है +2। अगर H के बाद बात करूं मैं, यहां पर पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं मेरे भाई इस प्रकार में कि ये कहीं फॉरवर्ड कोडिंग तो नहीं है। फॉरवर्ड कोडिंग चेक करने के बाद अगर फॉरवर्ड कोडिंग होती है तो हमारा आंसर निकल ही आता है। अगर फॉरवर्ड कोडिंग नहीं होती है तो फिर उसके बाद हम रिवर्स कोडिंग चेक करते हैं, रिवर्स नहीं होती है तो फिर क्रॉस कोडिंग चेक करते हैं। ऐसे ही हमको 1-2 बार जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे 2-2 4-4 क्वेश्चन, उसके बाद हमको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको आगे ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी फॉरवर्ड कोडिंग है या क्रॉस कोडिंग है या रिवर्स कोडिंग है। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं देखूं C के बाद E है, यानी कि CDE यानी +2 यहां पर हो रहा है। H के बाद J है तो HIJ यहां पर भी +2 हो रहा है। A के बाद C यहां पर भी +2 हो रहा है। I के बाद K यहां पर भी +2 हो रहा है। R के बाद
टी, तो मेरे भाई यहाँ पर भी +2 आपको दिख रहा है। इसका मतलब है ये फॉरवर्ड कोडिंग ही है, फॉरवर्ड कोडिंग है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं +2 करूं, जो काम मेरा इसमें हो रहा है वही मुझे यहाँ पर कर देना है और अपना आंसर निकाल देना है। जैसे यहाँ पर मैं अगर +2 करूं तो टी, यू के बाद आता है वी, ए के बाद +2 करूं तो ये हो जाएगा सी, बी के साथ +2 करूं तो ये हो जाएगा डी, अगर एल के साथ एल के साथ +2 करूंगा तो मेरा एन आ जाएगा, ई के साथ +2 करूंगा तो ई एफ जी। यानी कि चेयर को अगर किसी कूट के अंदर ई जे सी के टी लिखा जाता है तो टेबल को उसी कूट के अनुसार वी सी डी एन जी लिखा जाएगा। मेरे भाई इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यहां पर कोई ना कोई लॉजिकल हमको कोडिंग या लॉजिकल इसके अंदर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 2 की, तो यहां पर दिया हुआ है WRITE को किसी कूट के अनुसार BQHSD लिखा जाता है, तो मुझे बताना है MIGHT को हम उसी कूट के अनुसार क्या लिखेंगे। अगर मेरे भाई यहाँ पर मैं देखूं, पहले मैं चेक करूंगा कि मेरी फॉरवर्ड कोडिंग है या नहीं। फॉरवर्ड कोडिंग अगर मैं चेक करता हूं तो WV यानी कि यहाँ पर -1 मुझे देखने को दिख रहा है। W के बाद B दिया हुआ है, मुझे W के बाद B दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर -1 हो रहा है। अगर R के बाद मैं Q की बात करूं तो Q के बाद QR यानी कि यहाँ पर भी -1 देखने को मिल रहा है। I के बाद H है तो यहाँ पर भी -1 देखने को मिल रहा है। T के बाद S है तो यहाँ पर भी -1 है। E के बाद D है तो यहाँ पर भी आपको -1 दिख रहा है। यानी कि इनका संबंध सीधा का सीधा लेटर से है। इससे मुझे सीधा पता चल गया कि ये फॉरवर्ड कोडिंग ही है, जिसमें कि -1 करके इसको कूट भाषा में, इस वर्ड को कूट भाषा में -1 करके ये लिखा गया है। तो मेरे भाई जो काम इस कूट में हो रहा है वही काम मैं यहाँ पर कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर -1 करूं, मैं -1 करूंगा L, यहाँ पर I का -1 करूंगा H, G को -1 करूंगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा F, H को -1 करूंगा तो मेरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा G, अगर T को -1 करूंगा तो बनेगा S। जिस प्रकार से किसी कूट में राइट को VQHSD लिखा जाता है, उसी प्रकार माइट को कि उसी कूट के अनुसार LHFGS लिखा जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। अगर अगले प्रश्न को देखें हम, ये तो थी मेरे दोस्त कि आप ऐसे करके अपनी कोडिंग करें। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार से कोडिंग करने में थोड़े पिछड़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपने पुराने चैप्टर यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज का सहारा लेंगे तो बहुत अच्छे से इन सवालों को आप कर लेंगे। मेरे भाई अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर का जो भी काम था वो याद हो कि हम क्या करते थे, इनकी पोजीशंस को लिख देते थे। जैसे कि एस मेरा कहाँ पर होता है 19 पर होता है, एस मेरा 19 पर होता है, एच मेरा
8 पर होता है, y मेरा 25 पर देखने को मिलता है, ए मेरा 1 पर है और एम मेरा 13 पर है। मेरे भाई हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर देखा था कि इनकी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमें जैसे ही प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे 10, 24, 22, यहाँ पर 5, पी होता है आपका 16। मेरे भाई अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ, जैसे मेरे अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, लेटर्स लिखे थे, तो मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि ये फॉरवर्ड का कोडिंग है या क्रॉस कोडिंग है या रिवर्स कोडिंग है। मेरे भाई अगर ऐसे मैं देखूं, यहाँ से मुझे स्पष्ट में दिखाई देगा कि ये लगभग क्रॉस कोडिंग बन रही है, क्योंकि 16+3 किया है, यहाँ पर 16+3 किया है। अगर मैं बात करूं एस को यहाँ पर पी में कन्वर्ट करने के लिए -3 किया गया है, 19 - 3 16। अगर 8 को मैं -3 करूं तो यहाँ पर मुझे दिखेगा 5। अगर मैं y को -3 करूं तो यहाँ पर मुझे दिखेगा 23। यानी कि यहाँ पर क्रॉस कोडिंग की गई है और उसमें क्या किया गया है मेरे भाई, -3 का पैटर्न अपनाया गया है। यहाँ से जैसे ही लेटर मुझे दिखाई देते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज दिखाई देती हैं, उनसे मुझे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर 19 से 16 किया गया है, इसका मतलब -3 किया गया है। 8 को यानी एच को ई लिखा गया है, इसका मतलब 8 प्लेस वैल्यू को 5 प्लेस वैल्यू में चेंज किया गया है, तो भी माइनस किया गया है। तो ये क्रॉस कोडिंग तो होगी, प्लस में -3 का जो पैटर्न है वह भी बन रहा होगा। तो जब मुझे इसका लॉजिक पता चल जाता है, मैं तुरंत अपने दिए हुए वर्ड पर भी सेम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं और मेरा आंसर आ जाता है। मेरे भाई 16, 9, 14, 11 और 21, यहां से भी मुझे क्या करना है, -3 करके क्रॉस कोडिंग करनी है। जैसे ही मैं पी को -3 करूंगा तो यहां पर बन जाएगा मेरा एम, आई को मैं -3 करूंगा तो यहां पर बन जाएगा मेरा एफ। अगर मैं एन को -3 करूंगा तो मेरा बन जाएगा यहां पर के, और के को -3 करूंगा तो यहां पर बन जाएगा मेरा एच, और यू को -3 करूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा 8। क्योंकि 21 - 3 यानी 21 - 3 होता है मेरा 18, 18 पर होता है आच एच, के -3 होता है मेरा यानी 11 - 3 8, 8 पे होता है एच, 14 - 3 होता है 11, 11 पे होता है के, और 9 - 3 होता है मेरा 6, 6 पे होता है एफ, और 16 - 3 यानी 16 - 3 13, 13 पे होता है मेरा एम। तो जिस प्रकार से यहाँ पर -3 करके वर्ड को कोड किया गया था, उसी प्रकार मैं अपने दिए हुए को भी -3 कोड करके यहाँ पर अपना आंसर निकाल दूंगा, जो कि क्या निकला है, RHKFM। ये मेरा इसी कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। यहां पर दिया हुआ है कि कुड COULD, इसको किसी कूट के अंतर्गत FJWME लिखा गया है। तो गेम्स को उसी कूट के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं या क्या लिखेंगे। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो C को मैं नंबरिंग देता हूँ 3, O को 15, U को 21, L को 12, D को 4, F मेरा होता है 6 पर, J होता है 10 पर, W होता है मेरा 23 पर, M होता है 13 पर और E होता है 5 पर। तो मेरे भाई यहाँ से मुझे अपना पैटर्न दिखाई देने लग जाएगा कि यहाँ पर 3 को +2 किया गया है, यहाँ पर 3 को +2 किया गया है ई के अंदर चेंज करने के लिए।
यहाँ पर पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। यहां पर c को +2 करके 5 लिखा गया है, लेकिन अगले में -2 करके इसको क्या लिखा गया है, m, और इसमें फिर +2 किया गया है जिसको लिखा गया है w, और फिर से इसको -2 किया गया है और लिखा गया है j, और इसको फिर से +2 करके लिखा गया है d। यानी कि इसमें मुझे क्रॉस कोडिंग देखने को तो स्पष्ट में दिखी ही गई, लेकिन क्रॉस कोडिंग में भी +2 -2 पैटर्न इन्होंने अपनाया है। जैसे ही मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूं, मुझे आइडिया हो जाता है कि फॉरवर्ड कोडिंग है या इनकी क्रॉस कोडिंग है या रिवर्स कोडिंग है। मेरे भाई क्रॉस कोडिंग तो मुझे देखने को मिल गई और उसमें पैटर्न भी मुझे पता चल गया, +2 -2 करना है। इतना पता लगते ही जो काम यहाँ पर हो रहा है वही काम मुझे यहाँ पर भी कर देना है, यानी कि 7 1 13 5 19। यहाँ पर +2 करना है, यानी कि 7 + 2 हो जाएगा मेरा 9, और 9 पे होता है मेरे भाई आप सभी जानते हैं आई। मैं बात करता हूं 1 में भी -2 करना है मेरे भाई। जब मैं 1 में -2 करूंगा, 1 में -2 करूंगा तो मेरा आएगा -1। -1 का मतलब है मेरा क्या हो जाएगा, -1 का मतलब मेरा बाई। क्या अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर हमने नहीं देखा था, क्या अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर हमने नहीं देखा था A B C D Z W X Y Z। जब ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, तो जब मैं 1 से पीछे जाऊंगा तो मेरा 0 होगा, और 0 से पीछे जाऊंगा तो मेरा -1 होगा। ये हम अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर देख चुके हैं, सीख चुके हैं क्यों होता है, मैंने आपको सारा बताया था। जो भाई मेरे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं और जिनको ये -1 वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, वो आप अल्फाबेटिकल सीरीज जाकर देखें, वहां पर इन प्लेस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है पूरा का पूरा मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से और ट्रिकों के माध्यम से बताया हुआ है। वहां पर आप देख लोगे तो वहां पर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। 1 में से जैसे ही मैं -2 करूंगा तो मेरा आ जाएगा -1, जो कि होता है मेरा बाई। अगर 13 में मुझे क्या करना है, +2, 13 में +2 करूंगा मेरा हो जाएगा 15, और 15 पे मेरे भाई होता है O। यहाँ पर 5 -2, यानी कि चौथे नंबर का जो लेटर है उसको मुझे -2 करना है। अगर 3 -2 करूंगा, वो 5 -2 करूंगा तो मेरा आएगा 3, 3 पे होता है C। ये हो गया मेरा। इस प्रकार से क्रॉस कोडिंग चल रही है, क्रॉस कोडिंग चल रही है। एस में जैसे ही मैं +2 करूंगा हो जाएगा 22, और यहां पर हो जाएगा 21। 21 पे आपका होता है U। तो इसका आंसर इस कूट के अनुसार ही UCO/I मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की बात करूं मैं तो यहां पर दिया हुआ है कि किसी कूट के अनुसार मदर्स को लिखा गया है OLVEGOU, तो BROUGST को उसी कूट के अनुसार क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं M का प्लेस होता है 13, O का होता है 15, T का होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18 और S का होता है 19। उसी प्रकार से O होता है आपका 15 पर, L होता है 12 पर, V होता है 22 पर, E होता है 5 पर, G होता है 7 पर, O होता है 15 पर और U होता है आपका 21 पर। तो मेरे भाई यहां से आपको स्पष्ट में दिखाई दे रहा होगा, यहां से आपको स्पष्ट में दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर आपका -2 तो यहां पर देखने को मिल रहा है, +3 यहां पर देखने को मिल रहा है, फिर -2 यहां पर देखने को मिल रहा है, फिर +3 यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मेरे भाई मैं यहां से
इसकी कोडिंग करना शुरू करूँ, लॉजिक लगाना शुरू करूँ, तो मेरे भाई 13 माइनस 2 15, यानी कि यहाँ तो हो गया मेरा -2, 15 माइनस सॉरी 13 प्लस 2 हो गया मेरा 15, 13 प्लस 2 15, 15 माइनस 3 12, यानी कि पहले +2 फिर -3 है। फिर मेरे भाई 20 के बाद हुआ 22, यानी कि यहाँ पर भी +2 देखने को मुझे मिल रहा है। 8 के बाद हुआ फिर 5, यानी कि M की कोडिंग यहाँ पर है, O की कोडिंग यहाँ पर है, T की कोडिंग यहाँ पर है, H की कोडिंग, यानी कि 8 को लिखा गया है 5, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इन्होंने -3 किया है। और 5 को लिखा गया है 7, इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने +2 किया है। तो मेरे भाई आपको 18 की जगह पर 15 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी -3, यहाँ पर +2। आपको प्रश्न देखकर पता चल गया होगा कि पहले लेटर का रिलेशन पहले लेटर से है, इसका मतलब यह फॉरवर्ड काउंटिंग ही है। जैसे ही मुझे एक लॉजिकल चेंज पता चला, ये लॉजिकल चेंज ही तो है, +2 -3 +2 -3 +2 -3। इसी प्रकार से यहां पर हो सकता है आपका +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4। यही होती है मेरे भाई लॉजिकल कोडिंग। इसी में कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, उसी प्रकार से ये एक शब्द को बदल कर लिखते हैं और दूसरा हमें बदलने के लिए देते हैं। अगर यहां पर होता +2 -7 +6 -8 -3 -2, मेरे भाई यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लॉजिकल कोडिंग नहीं होती। मेरे भाई लॉजिकल कोडिंग आपको जैसे ही आप नंबरिंग कर लोगे, अपने प्लेस की वैल्यू लिख लोगे अल्फ़ाबेट की, आपको स्पष्ट में दिखाई दे जाएगी। जैसे यहाँ पर मुझे रिलेशन दिखाई हुआ 13 + 2 15 हुआ है, 15 - 3 12 हुआ है, फिर वही 20 + 2 22 हुआ है। मुझे अपना पैटर्न पता चल गया। इसी पैटर्न को मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा मेरे भाई, क्योंकि B मेरा होता है 2 पे, R होता है 18 पर, O होता है 15 पर, U होता है 21 पर, G होता है 7 पर, H होता है 8 पर और T होता है मेरा 20 पर। तो अगर मैं करूं +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, तो मैं 2 + 2 क्या हो जाएगा मेरा D। 18 - 3 15, 15 पर क्या होता है O। 15 + 2 17, 17 पर आपका क्या होता है Q। U 21 - 3 यानी कि 18, 18 पर क्या होता है R। G + 2 यानी कि 9, 9 पर होता है आपका I। आप अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आप प्लेस की वैल्यू निकालना या सीख चुके हैं, आपने याद की हुई है कि किस नंबर पर कौन सा लेटर आता है। 8 - 3 5, 5 पर होता है आपका E। T + 2 22, 22 पे होता है आपका B। तो जिस प्रकार से मदर्स को OLVEGOU किसी कूट के अंतर्गत लिखा जाता है, उसी कूट के अंतर्गत BROUGHT को आप DOQRIEV लिखेंगे। यही इस प्रकार से ही हम इनको करते हैं, इसी प्रकार से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, प्रमोद को किसी कूट के अंतर्गत SODJRA लिखा जाता है, तो केशव को हम क्या लिखेंगे। मेरे भाई आप बहुत अच्छे से अब तक समझ चुके हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और इसका आंसर क्या है। P को 16, R को 18, A को 1, M को यहाँ पर आप 13 लिखते हो, O को 15 लिखते हो, D को 4 लिखते हो। अगर मैं देखूँ यहाँ पर S मेरा 19, O मेरा 15, D मेरा 4, J मेरा 10, R मेरा 18 और A मेरा 1। मेरे भाई यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हो, यहाँ से +3 -3 +3 -3 +3 -3, आपको जैसी कोडिंग करते हो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर +3 -3 +3 -3 +3 -3 ये पैटर्न चल रहा है।
+3 -3 का पैटर्न चल रहा है। पहले का रिलेशन पहले वर्ड से ही है, पहले लेटर से ही है, तो मेरी फॉरवर्ड काउंटिंग है। इतना पता चलते ही मुझे क्या करना है, के होता है मेरा 11 पे 11 + 13 यानी कि 14 n, क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेट के प्लेस की वैल्यू ऐसे पता है जैसे कि मैं गिनतियां पढ़ रहा हूं या ABC क ख ग पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी उंगलियों पर याद है इनकी प्लेसेस की वैल्यू। जब मुझे पता चल गया +3 -3 है तो मैं यहाँ पर क्यों लिखूंगा, सीधा करूंगा ना। क्या होता है 11, 11 + 3 14, 14 पे होता है n, E 5, 5 + 3 8, 8 पे होता है h, s सॉरी यहाँ पर 5 - 3 5 - 3 2, 2 पे होता है b, फिर s + 3 यानी कि 22, 22 पे आपका होता है v, h यानी 8 - 3 आपका क्या होता है 5, 5 पे होता है e, फिर a + 3 4 यानी कि d, v - 3 यानी कि 19, 19 पे क्या होता है s। क्या मेरे भाई आपके समझ में नहीं आया, ये आपके समझ में नहीं आया? जिस कूट में ये लिखा हुआ है आपने भी यह कन्वर्ट कर लिया। क्या आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं कर सकते हैं? क्या कोडिंग डिकोडिंग में इन 3 टाइप में से फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग और क्रॉस कोडिंग में से कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे? मेरे भाई यहां पर प्रश्न दिया हुआ है डांसर, डांसर को लिखा गया DGEPSF, तो पब्लिक को आप क्या लिखेंगे? क्या आप यहां पर इसकी कोडिंग नहीं कर सकते हो? मेरे भाई इसकी कोडिंग करने में आपको परेशानी क्या होगी? आप यहां पर जानते हो कि ये 4 है, ये 1 है, ये 14 है, यह 3 है, ये 5 है और ये 18 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 16 है, ये 18 है और ये 6 है। क्या आपको यहां पर कोडिंग नहीं दिखाई दे रही है? क्या आपको यहां पर कोडिंग दिखाई नहीं दे रही है? मेरे भाई अगर मैं बात करूं 4 को 5 में चेंज किया गया है, ठीक है। 14 को यहां पर अगर देखें आप 4 1 14, यहां से आपको रिलेशन बनाना है जैसे अब तक हम बना रहे थे 5 6, यानी कि पहला लेटर इन्होंने सेम रखा। पहले देखते हैं हम फॉरवर्ड काउंटिंग, पहला फिर 6 फिर 5, यानी कि फॉरवर्ड काउंटिंग यहां पर मेरी नहीं हो रही है। मेरे भाई अगर मैं यहां पर देखने की कोशिश करूं, रिवर्स कोडिंग करने की कोशिश करूं, तो यहां पर हो रहा है +2, यहां पर हो रहा है +2, ए के बाद s, यानी कि यहां पर आपको कोडिंग देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब है यह मेरा मिसलेनियस टाइप में चला गया है, क्योंकि मिसलेनियस टाइप मैंने अभी तक किया नहीं है तो यह आपको समझ में नहीं आएगा। अब तक मेरे भाई जितनी भी मैंने आपको 3 कोडिंग बताई हैं, फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग और मिक्स कोडिंग, अभी तक आप उनको करें। ये अगली टाइप का आपका क्वेश्चन है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। अब तक जितने मैंने आपको कोडिंग करा दी है आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। वहाँ तक आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। और ये पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स से आप जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं, जो कि आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और बाकी एग्जाम यानी रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर्स, SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर्स, और जहाँ पर भी रीजनिंग आती है, रीजनिंग के बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें और किसी भी कोई भी प्रश्न बनता है उसके लिए आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर छोड़ें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फीडबैक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और उसी उत्साह से हम आपके लिए अगली क्लासेस लेके आते हैं। तो मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।